प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चौथा 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। पहला हमने आपको बताया था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्स लॉ, सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, थर्ड चैप्टर गासेस थ्योरम और फोर्थ चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है और उसमें हमने क्वेश्चन असाइनमेंट इसलिए नहीं भेजा है कि आप सभी के पास अब बुक्स हैं। यदि किसी बच्चे के पास बुक्स या क्वेश्चन की कमी है या किसी और लेवल का क्वेश्चन चाहता है तो कमेंट बॉक्स में हमको लिख देगा, हम भेज देंगे, ठीक है ना। अब हम लोग आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे लास्ट चैप्टर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। तो चैप्टर नंबर 5 इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ये हम लोग 5th चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आप हेडिंग भी यही डाल लीजिए, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस या इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। हमने आपको पिछले चैप्टर्स में ये बताया था कि किसी भी बॉडी को यदि आप चार्ज करते हो तो सारा का सारा चार्ज बॉडी के सरफेस पर स्टोर होता है। आप किसी बॉडी को चार्ज करते जाइए, बॉडी अपने सरफेस पर चार्ज स्टोर करती जाएगी। जिस बॉडी की सरफेस एरिया जितनी ही ज़्यादा होगी वो अपने सरफेस पर उतना ही ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा और जिसकी सरफेस एरिया कम होगी वो अपने सरफेस पे कम चार्ज स्टोर करेगा। यानी दुनिया में जितनी भी बॉडीज़ हैं सब अपने सरफेस पर सेम चार्ज स्टोर नहीं करती है। कोई बॉडी ज़्यादा चार्ज स्टोर करती है, कोई बॉडी कम चार्ज स्टोर करती है। जिसकी सरफेस एरिया जितनी ही ज़्यादा होती है वो अपने सरफेस पर उतना ही ज़्यादा चार्ज स्टोर करता है, जिसकी सरफेस एरिया कम होती है वो अपने सरफेस पर कम चार्ज स्टोर करता है। तो किसी भी बॉडी या कंडक्टर का अपने सरफेस पर चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी को ही हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहते हैं। किसी भी सरफेस, किसी भी बॉडी में अपने सरफेस पर जो चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी होती है उसी को हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का एक सिंपल डेफिनेशन लिख सकते हो, द एबिलिटी of conductors to store charge is called electrical capacitance. The ability of conductors to store charge is called electrical capacitance। यानी किसी कंडक्टर का अपने ऊपर चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी को, योग्यता को हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस या वैद्युत धारिता कहते हैं, ठीक। अब थोड़ा सा आगे इसके डिटेल में जाएं। हम लोग पिछले चैप्टर्स के पढ़े हैं कि किसी भी कंडक्टर को जितना ही आप चार्ज देते जाओगे उसका पोटेंशियल उतना ही बढ़ता जाएगा। जैसे आपको एक कंडक्टर दिया गया और वो न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है तो उसका पोटेंशियल भी ज़ीरो होगा। यदि हम उस पर अमाउंट ऑफ चार्ज बढ़ाते जाएं, उसको चार्ज देते जाएं, तो जो उस बॉडी पर हम चार्ज देते जाएंगे उसका पोटेंशियल उसी रेशियो में बढ़ता जाएगा जिस रेशियो में हम बॉडी पे चार्ज बढ़ाएंगे। जैसे किसी बॉडी पर हम चार्ज 2 टाइम्स कर दिए तो उसका पोटेंशियल भी 2 टाइम्स हो जाएगा।
यदि किसी बॉडी पे चार्ज बढ़ा के हम 3 टाइम्स कर दिए, 4 टाइम्स कर दिए, तो उसका पोटेंशियल भी उसी रेशियो में 3 टाइम्स 4 टाइम्स बढ़ता चला जाएगा। यानी कुल मिलाकर हम लोग ये पढ़े हैं, ये जानते हैं कि किसी भी बॉडी पर जिस रेशियो में आप चार्ज बढ़ाओगे उसका पोटेंशियल उसी रेशियो में बढ़ेगा। यानी किसी बॉडी को दिया गया चार्ज और बॉडी का पोटेंशियल दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी वी नो दैट द पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर इज directly proportional to इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी किसी बॉडी को दिया गया चार्ज और उस बॉडी का पोटेंशियल एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इनको थोड़ा और आगे सॉल्व किया जाए तो आप जानते हो कि जब प्रोपोर्शनल की जगह इज इक्वल टू लगाएंगे तो एक कांस्टेंट देना पड़ेगा। यहाँ हमने कांस्टेंट दे दिया c, तो कांस्टेंट जब c दे दिया तो एक फार्मूला मिल गया हमको q इज इक्वल टू सी वी। q इज इक्वल टू सी वी। जहां पे c एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, वेयर c इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट called electrical capacitance। C is a proportionality constant called electrical capacitance। तो यहाँ पर एक फार्मूला मिल गया Q इज इक्वल टू सी वी, या C इज इक्वल टू आप इसको लिख सकते हो Q बाई वी। C इज इक्वल टू Q बाई वी। ठीक है, इसी C को हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस या इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी कहते हैं। अब इस इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में कुछ जनरल चीज़ें, कुछ छोटी चीज़ें पॉइंट वाइज नोट में पढ़ लिया जाए। ठीक है, तो क्लियर हो गया इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। अभी इसका एक हम डेफिनेशन और बता देंगे जो न्यूमेरिकल पर बेस्ड है, फार्मूला पर बेस्ड है। तो एक थियोरेटिकल डेफिनेशन तो हमने बता दिया कि द एबिलिटी ऑफ कंडक्टर्स टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटी। अब एक फार्मूला बेस्ड हम डेफिनेशन इसका बताएंगे आगे। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस या इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी का फार्मूला हो गया C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। अब इस फार्मूले के विषय में कुछ सामान्य सी बातें पॉइंट वाइज करके आप लोग नोट कर लें। जैसे सबसे पहला इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की हम लोग पहले यूनिट्स लिखते हैं। यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो यूनिट्स में इसका एम्पियर्स यूनिट भी लिख लिया जाए और इसकी सीजीएस यूनिट भी लिख लिया जाए। तो सबसे पहले हम इसकी एम्पियर्स यूनिट लिखेंगे। अब एम्पियर्स यूनिट लिखेंगे कैसे? फार्मूला है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो C की यदि यूनिट लिखनी है, यूनिट ऑफ C, तो हमें पहले Q की यूनिट लिखनी पड़ेगी, फिर V की यूनिट लिखनी पड़ेगी। और चूंकि हम एम्पियर्स यूनिट पढ़ रहे हैं तो पहले C की एम्पियर्स यूनिट, तो चार्ज C की एम्पियर्स यूनिट लिखने के लिए हमें पहले चार्ज की एम्पियर्स यूनिट लिखनी है, फिर पोटेंशियल की एम्पियर्स यूनिट लिखनी है। तो चार्ज की एम्पियर्स यूनिट हो गई कूलॉम और पोटेंशियल की एम्पियर्स यूनिट या एसआई यूनिट हो गई वोल्ट। हालांकि V का तो होता है जूल पर कूलम, तो जिसको हम वोल्ट कहते हैं। कूलॉम पर वोल्ट हो गया और कूलॉम पर वोल्ट को हम फैराड कहते हैं, शॉर्ट में इसको F से लिखते हैं। तो एम्पियर्स यूनिट कूलॉम पर वोल्ट, या इसको आप चाहें तो आप जानते हो कि वोल्ट किसकी जगह लिखा जाता है? जूल पर कूलम की जगह। तो वोल्ट की जगह जूल पर कूलम लिख दें
तो ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर अपान जूल, ये भी हो सकता है। और ये इसी कूलम पर वोल्ट को हम फैराड कहते हैं। आपको जितने भी न्यूमेरिकल कैपेसिटेंस में आते हैं उसमें ज़्यादातर न्यूमेरिकल माइक्रो फैराड, पिको फैराड, नैनो फैराड इसमें करके आते हैं। तो यहाँ पर ज़रा यूनिट देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको मिली फैराड दिया गया, इसको फैराड में चेंज करना है तो 10⁻³ फैराड। यदि कोई न्यूमेरिकल माइक्रो फैराड में दिया है तो इसे फैराड में चेंज करेंगे 10⁻⁶ फैराड। यदि नैनो फैराड में दिया है तो इसे चेंज करेंगे 10⁻⁹ फैराड। यदि पिको फैराड में कोई क्वेश्चन दिया है इसे चेंज करेंगे 10⁻12 फैराड। तो कैपेसिटी की एमकेएस यूनिट कूलम पर वोल्ट या फैराड हो गई। तो ज़्यादातर न्यूमेरिकल जो आते हैं आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो सब मिली फैराड, माइक्रो फैराड, नैनो फैराड और पिको फैराड इनमें मिलते हैं। तो जब भी कोई न्यूमेरिकल मिली फैराड, माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, पिको फैराड में आए तो उसे आप न्यूमेरिकल लगाने के पहले फैराड में कन्वर्ट कर लीजिए। और कैसे कन्वर्ट करेंगे ये बता दिया हमने। तो इस तरह कैपेसिटी की ये एमकेएस यूनिट हो गई। अब कैपेसिटी की सीजीएस यूनिट देखिए। सीजीएस यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो अब जैसे हमने फार्मूला आपको अभी बताया था कि C = Q/V। तो अब यदि C की आपको सीजीएस यूनिट निकालनी है तो Q की भी सीजीएस यूनिट चाहिए और V की भी सीजीएस यूनिट चाहिए। तो Q की सीजीएस यूनिट होती है ESU ऑफ चार्ज और V की सीजीएस यूनिट होती है ESU ऑफ पोटेंशियल। और ESU ऑफ चार्ज अपॉन ESU ऑफ पोटेंशियल को आप लिख सकते हो ESU ऑफ कैपेसिटेंस। ये कैपेसिटी की सीजीएस यूनिट हो गई। तो कैपेसिटी की एमकेएस यूनिट फैराड हो गई और इसकी सीजीएस यूनिट हो गई ESU ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, इनमें रिलेशन आप खुद कर लीजिएगा। रिलेशन बिटवीन एमकेएस एंड सीजीएस यूनिट। ये कैपेसिटी की एमकेएस और सीजीएस यूनिट दोनों हमने आपको बता दिया है। इनके बीच आप रिलेशन इस्टेब्लिश कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो पहला पॉइंट नोट में हो गया कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की यूनिट एमकेएस भी बताया और सीजीएस भी बताया। अब नोट का सेकंड पॉइंट, कैपेसिटी का डायमेंशन निकाला जाए। ज़्यादातर पूछा गया है कैपेसिटी का डायमेंशन। तो सेकंड पॉइंट, डायमेंशन ऑफ कैपेसिटी। अब कैपेसिटी का डायमेंशन सिंपली कैसे लिखेंगे देखिए। पहले C = अभी बताया हूँ Q/V और V आप जानते हो W/Q। तो यहाँ से यदि हम V की जगह W/Q लिख दें तो हमारा फार्मूला हो जाएगा Q²/V। तो कैपेसिटी का ये भी एक फार्मूला आपको मिल गया Q²/W, क्योंकि V की जगह हमने W/Q लिख दिया यहाँ पर। तो कैपेसिटी का एक फार्मूला बन गया Q²/W। अब यदि C का डायमेंशन निकालना है तो पहले हमें Q का डायमेंशन चाहिए और Q के डायमेंशन का स्क्वायर। तो आप जानते हो Q का डायमेंशन होता है 80 और इसका स्क्वायर है, इसलिए दोनों पर स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन वर्क का डायमेंशन ml²T-2। अब इन सब को यदि ऊपर ले जाएं तो m-1 L पर -2
टी पर -2 पर जाएगा 2 और 2 वही है, टी पर 4 a²। ये कैपेसिटी का डायमेंशन हो गया। तो कैपेसिटी की एमकेएस और सीजीएस यूनिट हो गई और ये कैपेसिटी का डायमेंशन हो गया। और कैपेसिटी का एक फार्मूला हम लोग पढ़े कि Q/V, एक और फार्मूला आ गया Q²/W। जैसे एक बार छोटा क्वेश्चन आ जाता है कि एक कंडक्टर पे 10 माइक्रोकूलम चार्ज स्टोर करने के लिए 20 जूल वर्क करना पड़ा। एक कंडक्टर पे 10 माइक्रोकूलम चार्ज स्टोर करने के लिए 20 जूल वर्क करना पड़ा। उस कंडक्टर की कैपेसिटी बताइए। तो कंडक्टर पे कितना चार्ज स्टोर किया गया यहाँ लिख देंगे और चार्ज स्टोर करने के लिए कितना वर्क किया गया यहाँ रख देंगे, तो कैपेसिटी निकल जाएगी। तो ये एक फार्मूला मिल गया आपको डायमेंशन। थर्ड पॉइंट, definition of electrical capacitance। डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। अब एक डेफिनेशन हमने इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का आपको बताया ही था कि द एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। एक और डेफिनेशन इसका फार्मूला बेस्ड देख लें। जैसे अभी हमने C का फार्मूला बताया था Q/V। यदि हम V की जगह 1 वोल्ट कर दें तो ऐसे केस में C की वैल्यू Q के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से आप डेफिनेशन निकाल सकते हो और बहुत सिंपल लैंग्वेज में दे सकते हो कि किसी कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जितना चार्ज देना पड़ता है वही उस कंडक्टर की कैपेसिटी है। यानी यहाँ से आप साधारण सा बिल्कुल आसान सा डेफिनेशन दे सकते हो कि किसी कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए, यदि किसी कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ाना हो तो उसके लिए कंडक्टर को हमें जितना चार्ज देना पड़ेगा वही उस कंडक्टर की कैपेसिटी कहलाती है। ये डेफिनेशन यहाँ से निकल के आया। तो यही डेफिनेशन हम लोग लिख दें तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा द अमाउंट ऑफ चार्ज required to raise the potential of a conductor by 1 volt is called electrical capacitance। It is denoted by C और इसका फार्मूला हमने बताया ही है, C = Q/V। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का एक सबसे बढ़िया डेफिनेशन हो गया फार्मूला बेस्ड कि किसी कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए हमें कंडक्टर को जितना चार्ज देना पड़ता है वही उस कंडक्टर की कैपेसिटी कहलाती है। तो एक बार फिर डेफिनेशन देख लें। द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर बाय 1 वोल्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। यानी किसी कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए हमें जितना चार्ज की ज़रूरत होती है उसी को कंडक्टर की कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, तो नोट में ये तीसरा पॉइंट था। नोट में चौथा पॉइंट लिख लें। किसी कंडक्टर की कैपेसिटी ना तो चार्ज पे डिपेंड करती है ना पोटेंशियल पे डिपेंड करती है। किसी कंडक्टर की कैपेसिटी उसके शेप और साइज और उसके चारों तरफ के डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे डिपेंड करती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। तो यहाँ पर इसको लिख लें, द कैपेसिटी ऑफ
ए कंडक्टर is only depends upon shape and size and also the medium surrounding द कंडक्टर। यानी किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी केवल दो क्वांटिटी डिपेंड करती है, कंडक्टर के शेप और साइज पर और कंडक्टर के चारों तरफ के मीडियम पर। जिस कंडक्टर की शेप साइज बड़ी होगी, सरफेस एरिया जितनी ही ज़्यादा होगी, उसकी कैपेसिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी, और जिस कंडक्टर का सरफेस एरिया जितना ही कम होगा उसकी कैपेसिटी भी उतनी ही कम होगी। ठीक है। और दूसरा, जिस कंडक्टर के चारों तरफ हाई डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मीडियम होगा, उसकी कैपेसिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी, और जिस कंडक्टर के चारों तरफ कम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मीडियम होगा उसकी कैपेसिटी उतनी ही कम होगी। तो ये याद रखना कि किसी कंडक्टर की कैपेसिटी, भले ही फार्मूला है Q=Q/V, लेकिन किसी कंडक्टर की कैपेसिटी ना तो चार्ज पे डिपेंड करती है ना पोटेंशियल पे डिपेंड करती है। कंडक्टर्स की कैपेसिटी केवल दो क्वांटिटी डिपेंड करती है, कंडक्टर के शेप और साइज पर, और कंडक्टर जहाँ रखा गया है उसके चारों तरफ के मीडियम पर। कंडक्टर की शेप साइज का मतलब जितना ही ज़्यादा सरफेस एरिया होगी कैपेसिटी उतनी कम होगी, सरफेस एरिया जितनी ही कम होगी सरफेस एरिया जितनी ज़्यादा होगी कैपेसिटी भी उतनी ज़्यादा होगी, और सरफेस एरिया जितनी कम होगी कैपेसिटी उतनी ही कम होगी। और किसी कंडक्टर के चारों तरफ जितना कम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मीडियम होगा उसकी कैपेसिटी भी उतनी ही कम होगी, और जितना ही ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मीडियम कंडक्टर के चारों तरफ होगा उसकी कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो किसी कंडक्टर की कैपेसिटी सिर्फ इन दो क्वांटिटी डिपेंड करती है, इन पर और इन पर डिपेंड नहीं करती, ये याद रखें। ठीक है। अब हम इस चैप्टर की सेकेंड हेडिंग डाल लें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर। तो किसी चार्ज कंडक्टर की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, किसी चार्ज कंडक्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्यों होती है, कितनी होती है, इसकी चर्चा हम लोग इस हेडिंग में करेंगे। एक बार और आपसे बता दें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो चैप्टर कंप्लीट हुआ है उसमें हमको ऐसा लगता है कि आप लोगों के पास, सबके पास बुक्स अवेलेबल होंगे, इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ। तो यदि किसी बच्चे के पास बुक है, नहीं है, क्वेश्चन चाहिए तो भी हमको कमेंट बॉक्स में बता देना। यदि मान लीजिए किसी बच्चे को और अच्छे लेवल का क्वेश्चन चाहिए तो भी हमको कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम भेज देंगे। ठीक है ना। मेहनत से पढ़िए और सारे लोग नोट जरूर बनाइए। दूसरी चीज़, आपको जो रिवाइज्ड सिलेबस है, तो हमने रिवाइज्ड सिलेबस 2 यूनिट का भेज दिया था, करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैट। तो जो यूनिट पढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट उसका और करंट इलेक्ट्रिसिटी का भेज दिया था, बाकी का अगले वीडियो में हम भेज देंगे आपको, और ये यूनिट कंप्लीट करने के बाद तब हम पार्ट बी की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है ना। खूब नोट बनाइए, खुश रहिए, मेहनत से पढ़िए।